अच्छा, अपने आप को म्यूट रखो बेटा। मेहरान बेटा, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, अपने आप को जी म्यूट रखें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम ठीक है। सलाम। और जिस टाइम आपने सिर्फ पार्टिसिपेट करना है तब अनम्यूट करना है और फिर दोबारा आप लोगों ने म्यूट कर लेना है। अच्छा, हमारा जो ये सब्जेक्ट है, इसमें जब पेपर डिजाइन किया जाता है, व्हेन वी आर सेटिंग योर पेपर फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, जस्ट लाइक आई वाज डिजाइनिंग अ पेपर ऑफ इन दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड। तकरीबन हमने को 50+ लोग हायर किए थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। ये स्टेट बैंक का एक प्रोजेक्ट था उसके लिए। तो हमें उस टाइम ये पता लगा, जब हमें एक स्टैंडर्ड की जो गवर्नमेंट जॉब के लिए दी जाती है, जब पेपर डिजाइन करते हैं तो एक फॉर्मेट की मिलती है। यही की पीपीएससी वाले फॉलो करते हैं, यही एफपीएससी वाले फॉलो करते हैं। जब वो की हमें दी गई, हमें खुद तब ये पता चला कि हम तो इस्लामिक स्टडी को समझ रहे हैं कि उन्होंने 20 मार्क्स उठा लेने जनरली, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने आगे आपको टॉपिक भी बताए होने हैं कि ये टॉपिक है, इन टॉपिक्स को आपने टच करना है। और फिर व्हेन वी आर प्लानिंग योर पेपर, हमें पता ये होता है कि जस्ट लाइक इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद अल कुरान, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से हमने एटलीस्ट 3 क्वेश्चन ईच कवर करने हैं। तो फिर हमारा जो उनसे 20 मार्क्स के ये पूरी जो आपके सामने आउटलाइन है, इसमें बैलेंस होना है। नॉर्मली आप पेपर देखेंगे तो पेपर में इन सब चीजों के बारे में सवाल होंगे। हाँ, हज को हो सकता है स्किप कर दे, उसकी जगह ज़कात से 2 सवाल डाल दे, सलाद से डाल दे, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं होगा। और हमारी जो स्ट्रेटजी होगी यहाँ पे कवर अप करने की बेटा, वो भी यही होगी कि व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट, कीप इन माइंड वन थिंग। मैं आपको खुद बताऊंगा हर टॉपिक में से, हर जो ये आपके सामने आउटलाइन में से जो सब टॉपिक्स मौजूद हैं, इनमें से कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं और क्या जरूरी है। ठीक है, और उसी के मुताबिक बेटा आपने इसको प्रिपेयर करना है। ये हमने स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। और कोई भी चीज आपने अपनी मर्जी से नहीं छोड़नी। जहां पे कुछ आपका छुड़वाना है, मैं आपको खुद बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टॉपिक में से, इस हेडिंग में से हमने सिर्फ ये करने हैं, बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक ये। बट इसके साथ साथ आपको एक और फाइल मिलेगी जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल आपको अभी नहीं दी जाएगी। ये ये आपको मिलेगी क्लास के एंड पे। ठीक है, क्लास के एंड पे इसलिए मिलेगी कि इसको लोग शॉर्टकट समझ के फिर सिर्फ इसी को प्रिपेयर कर लेते हैं, और ये मैं नहीं चाहता। इस फाइल में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन है जो आपको बहुत सारे पेपर्स में नजर आते हैं। ठीक है, और अगर आप ये एक फाइल भी कर लें तो इजीली आप अपने जो उनसे इस सिलेबस को इस तरह कवर कर सकते हैं कि 90+ मार्क्स आपके इजीली आ जाएं। ठीक है, ये बेसिकली पास्ट पेपर की फाइल है जिसके अंदर हमने सीएसएस, पीएमएस और एफपीएससी, पीपीएससी के जितने पास्ट पेपर थे उनके एमसीक्यूज इकट्ठे करवाए और यहाँ पे ऐड ऑन किए। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ ही हमारी ये तैयार हुई है। और ये एक बेसिक फाइल है जो आपके लिए बहुत जरूरी होगी। लेकिन उससे पहले हम जिन नोट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको आपने टॉपिक वाइज कवर करना है। जो चीज क्लास में कवर करवाई जाए वो उसी तरह आपने कवर कर लेनी है। स्ट्रेटजी हमारी ये होगी कि जस्ट अभी आपसे जो लास्ट वीक जो स्टूडेंट थे उनके साथ एक इंट्रो लेक्चर इसका हुआ है, उन्होंने ये इस्लाम वाला पार्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी हम दोबारा इस्लाम वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें जो चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी, अब दोबारा आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। वो ये बेटा कि आपने, एक तो आपके पास आई एक्सपेक्ट के पेन पेज मौजूद है, और जो भी डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन है उसे साथ मेंशन कर देना। उसके साथ आपको असाइनमेंट दी जाएगी, उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो तीसरा काम आपका है कि जस्ट लाइक अगर हम इस्लाम का टॉपिक आज खत्म कर रहे हैं, जो हम आज करने जा रहे हैं, आपने इसके बाद इस टॉपिक को एक दफा रिवाइज जरूर करना है। रटा आपसे नहीं लगना, मैं आपको पहले खुद बता रहा हूँ। तरीकाकार आपका ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 3 टाइम्स सिट इन फुल साइलेंस, और आप 3 दफा उस ये टॉपिक है इसके एमसीक्यूज को पढ़ लें। ये पढ़ने के बाद ऑब्वियसली जब आप 1-2 दफा रिवाइज करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपकी इतनी ग्रिप हो गई है कि आपको ये एमसीक्यूज वैसे ही, जो जस्ट लाइक अगर आपके पास फर्स्ट इनका आ जाता है तो सेकंड आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसका आंसर यही है। ठीक है, क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं अब तक किसी का? कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ ना आई हो? करें शुरू। अब पहला हमारा जो एमसीक्यूज है, दैट इज इस्तलाम इज अ किसिंग ऑफ हजर असवद। हजर असवद को चूमने को इस्तलाम कहते हैं। अब इस क्वेश्चन के 2 डायमेंशन बनते हैं। वन, इस्तलाम इज डैश, को आगे आंसर इसका होगा किसिंग ऑफ हजर असवद।
दूसरा ये बनता है किसिंग ऑफ हजर अस्वद इज नॉन एज इस्लाम। ठीक है, इसके साथ हजर अस्वद के बारे में पेपर में 2 सवाल और आते हैं। प्रेजेंट कलर हजर अस्वद का क्या है, एक्चुअल कलर क्या है, एक ये सवाल। और दूसरा ये सवाल आता है कि हजर अस्वद को यहाँ पे नस्ब किसने किया था और ये कहाँ से आया था। तो आप में से कोई इसका आंसर देगा? जो लास्ट वीक स्टूडेंट आए उनको तो देना चाहिए, क्योंकि उनका ये लेक्चर ये पहले सब जी सारा बेटा बताएं। सर हजर अस्वद का जो एक्चुअल कलर है वो वाइट है, और जो अभी है ये करंट कलर है वो ब्लैक है। वेरी गुड। और और क्या पूछा था आपने सर? और ये पत्थर कि कहाँ से आया था और हजरत किसने इब्राहिम नस्ब? अलैहिस्सलाम बिल्कुल, वेरी गुड। ने जन्नत हजरत, से आया था। बिल्कुल जन्नत से ये पत्थर आया था। तो ये हजर अस्वद के बारे में हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। प्रेजेंट कलर ऑफ हजर अस्वद ब्लैक, एक्चुअल कलर वाइट, जन्नत से आया था, हजरत इब्राहिम ने यहाँ पे इसको नस्ब किया था। अब इसके साथ साथ एक सवाल जो अभी रिसेंट ट्रेंड में देखा जा रहा है, पहले नहीं पूछा जाता था, अब जो रिसेंट पेपर हुए हैं FIA के लास्ट पेपर में भी ये सवाल पूछा गया है। दैट वाज एट द टाइम ऑफ हजर अस्वद इंसिडेंट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वाज 35 सर। एक्सीलेंट। एट द टाइम ऑफ हजर अस्वद इंसिडेंट, हजर अस्वद इंसिडेंट क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक 35 साल थी, तो उस वक्त खाना काबा की तामीर दोबारा की गई और इस पत्थर को दोबारा नस्ब करना था। और उस टाइम तमाम अरब के कबाइल के अंदर ये डिबेट शुरू होगी कि इसे कौन नस्ब करेगा, बिकॉज एज यू नो कि अरब वाले बहुत प्राइड वाले लोग हैं। तो वो कहते थे कि हम ये हिस्ट्री में लिखा जाना है कि इस पत्थर को दोबारा नस्ब किया गया, तो उस कबीले को ये आज़ाद हासिल हुआ। तो वो आपस में बहुत ज्यादा वो जंग की स्टेज पे जाने लगे, खून रेजी का खदशा हुआ, जिसमें तमाम सरदारों ने ये फैसला किया कि हम इस पत्थर को इस डिस्पोजल पे रखते हैं कि कल यानी अगली सुबह जो सबसे पहले बैतुल्लाह में दाखिल होगा वो इस पत्थर को नस्ब करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती थे जो सबसे पहले बैतुल्लाह में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बावजूद ये नहीं कहा कि इस पत्थर को मैं उठा के नष्ट कर देता हूँ, आपने ये कहा कि इस पत्थर को एक चादर के ऊपर रखा जाए, तमाम कबाइल उसके कॉर्नर्स को पकड़ें और जाके इकट्ठा जौन सा बाय वन हैंड उसको उठा के वहां पे नस्ब कर दें। सो दिस वाज एन एक्ट जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब को बहुत बड़ी खून रेजी से बचा लिया। At this incident, the age of Holy Prophet ﷺ was 35 years. So, related to Hajr Aswad, we have 5 questions. एक तो आपके सामने लिखा हुआ है, उसके बाद एक्चुअल कलर क्या, प्रेजेंट कलर क्या, उसके बाद नस्ब किसने किया और कहाँ से आया, और जो प्रेजेंट MCQ चल रहा है इसके बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी जब ये इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया और दोबारा नस्ब किया गया, वो 35 ईयर्स थी। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू। कोई सवाल तो Yes. नहीं किसी का? No, sir. नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब ये जो चीजें मेरा बेटा मैंने बताई हैं ये आपने साथ साथ लिखते जाना है। इसी से ये होगा कि आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन मैंने साथ साथ देते जाना है, और आपने उसको साथ साथ नोट किया होगा तो लेक्चर सुन के ही आप लोग उसे याद कर लेंगे। इस्लाम हैज 2 मेजर सेक्ट, ये आपको पता है, शिया और सुन्नी है। ठीक है, इस पे सवाल नहीं आता क्योंकि बहुत बेसिक सवाल है। ठीक है, और ये 2 मेजर सेक्ट ही 2 मेजर फेथ हैं। इधर यू कैन से फेथ और से सेक्ट, दीज आर सेम। Similar to that, there are 5 fundamentals of Islam. It's as similar that you say 5 pillars of Islam or 5 articles of Islam. These 3 things are same. तहलील mean recitation of holy kalma. होली कलमे को पढ़ने को, पहले कलमे को पढ़ने को तहलील कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल जो आजकल पेपर में आ रहा है, जो न्यू ट्रेंड, जो एग्जामिनर इसकी डायमेंशन निकालता है, वो ये निकालता है व्हेन एनीवन एंटर्स टू द इस्लाम ही रिसाइट डैश कलमा। कौन सा कलमा पढ़ा जाता है? सेकंड सर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। जब कोई इस्लाम कबूल करता है तो सेकंड कलमा पढ़ता है। बेटा परेशान नहीं होना आपने, सारा और हसन दोनों जो बोल रहे हैं पुराने स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये रिवीजन कर रहे हैं हसन भी, इसलिए जौन सा ये चीजें याद है आपको भी, इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिस सीरीज आपको इसी तरह चीजें याद होंगी। ठीक है, ओल्ड नेम ऑफ इस्लाम वाज दीन हनीफ। अब इसके बारे में एक सवाल और आजकल पूछा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पेरेंट्स थे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेंटर्स थे वो किस दीन पे थे? तो वो तब भी जौन से थे बुत परस्त नहीं थे, दे वर एट दीन हनीफ। दीन इब्राहिम भी इसको कहा जाता है और दीन हनीफ भी कहा जाता है। ठीक है, तो दीन इब्राहिम का नाम दीन हनीफ भी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेंटर्स दीन हनीफ और दीन इब्राहिम को फॉलो करते थे। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लाम इज सुफा। ठीक है, सिमिलर टू दैट एक सवाल यहाँ पे ये आता है
कि वो कौन से सुहाबी थे जिनका घर सबसे पहले इस्लामिक टीचिंग्स के लिए यूज होता था? कौन से थे जी? अकराम सर। वेरी गुड, हजरत अरकम, जिनके नाम पे अब स्कूल भी है, दारा अरकम। अरकाम। अरकम कुछ नहीं होता, ठीक है, याद तो हो गया ना, देख के याद हो जाएगा। हक महल इन इस्लाम इज फिक्स्ड ओनली 400 मिसकाल। ठीक है, ये मिसकाल करेंसी है, आपकी जो प्रेजेंट करेंसी हो उसके मुताबिक यहाँ पे सवाल आता है। पेपर में आज तक ये सवाल नहीं आया, इसलिए इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में रिपीटेडली पेपर में पूछा जाता है, वो ये क्वेश्चन है जिनको मैंने आपके सामने इस टाइम सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, एक अजमा और दूसरा कयास। अजमा मीन एग्रिंग अपॉन एनी सब्जेक्ट। अजमा का लफ्ज जमा से निकला है, जिस तरह के वर्ड से ही आपको शो हो रहा है। अजमा के लिए जो आपने हिंट याद रखना है वो जमा यानी जमा से देखना है। तो एग्रिंग ऑन अपॉन एनी सब्जेक्ट मीन इट्स अ कलेक्टिव ओपिनियन। कलेक्टिव ओपिनियन लाइक से चांद नजर आया या नहीं आया, तो आपके उलमा कराम बैठते हैं, वो एक कलेक्टिव शहादतें मिलती हैं, उसके बेस पे एक आपको ओपिनियन दे देते हैं कि हाँ जी हमें शहादतें मसूल हो गई हैं, चांद नजर आ गया, तो ईद है या नहीं। नौशरवान साइलेंट करो। सर पाकिस्तान में जो चांद देखा जाता है उसको भी इजमा कहेंगे कि वो अजमा ही, कलेक्टिवली? अजमा ही बेटा, जहाँ भी देखा जाए। इसी तरह अजमा के और भी एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं। किसी चीज सर को हलाल या हराम डिक्लेयर करना, उसमें भी ऐसे करते हैं। 2020 में तो सर उलमा को नहीं नजर आया था, किसी एक कर्नल का नाम लिया था तो फौरन उन्होंने ऐलान कर दिया था। चले चले, वो एक भी तो ज्यादा के बराबर है ना, वो अजमा के बगैर ही कौन सा जमा हो गए थे। जी सर, ठीक है, वन मैन आर्मी। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो कयास मींस रीजनिंग बाय एनालॉजी। ठीक है ना, कयास से आपने एक वर्ड सुना होगा, कयास आराइयां। टू जज एनीथिंग बाय सीइंग वन थिंग, टू एक्सपेक्ट समथिंग अबाउट एनीथिंग अदर। ठीक है, इसको कयास कहते हैं। अब इस्लाम में कयास क्या है? जस्ट लाइक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गाड़ियां थी या नहीं थी? नो सर, नहीं थी। उस टाइम पे जो मूड्स ऑफ ट्रांसफर थे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, दैट वर यू कैन से हॉर्सेस। ठीक है, उसके बाद कैमल्स, या जो भी उस टाइम जो से थे, इस तरह की जो चीजें थी वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती थी। अब क्या आज के दौर में गाड़ियां इजाद हो गई हैं, प्लेन इजाद हो गए हैं, ट्रेन इजाद हो गई हैं, क्या इन पे सफर करने की आपका रिलीजन इजाजत देता है या नहीं देता? कैसे ये इस चीज को हम एनालिसिस करेंगे? सर देता है रिलीजन हमारा इजाजत सर। हमारा सर पैसेज ऑफ टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं चीजें सर। चेंज, वेरी गुड, ये मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। वेरी गुड अवैश बेटा। बेसिकली जी विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स चेंजेस, बट जी सर। you will see the main base of anything that the religion gave you. मीन्स यस आपका रिलीजन आपको क्या बेस देता है कि आप ऐसी चीज पे सफर कर रहे हैं जिसको अल्लाह ताला ने सफर के लिए बनाया, और आप किसी को तकलीफ नहीं दे रहे। मतलब बंदों के कंधों पे सफर करना जो सा था वो उस टाइम पे हराम था, आप जी सल्लल्लाहु सर। अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमाया। तो जब गाड़ियां आ गई हैं या प्लेन्स आ गए हैं या ट्रेन्स आ गई हैं, तो इन पे सफर करने के बारे में हम देखेंगे रीजनिंग बाय एनोलॉजी। ये जो मैंने आपको भी बताया कि किसी को तकलीफ तो नहीं दी जा रही, इट्स एन एनोलॉजी। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो चीजें नहीं थी उनको हम कंपेयर करते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चीजें मौजूद थी उनसे, और फिर हम प्रेजेंट चीजों के बारे में एक राय कायम करते हैं कि क्या इनको यूज करना, या एक ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल दी, सिमिलरली फॉर द केस ऑफ अल्कोहल एंड मेडिसिन, ये चीजें जौन सी फिर ये कयास से निकाली जाती। सर एक चीज है कि जब मना फरमाया गया था कि बगैर महरम की औरत नहीं जा सकती सर, तब मुझे ये लगता है कि तब सर सिचुएशंस और थी, ऊँटों पे तब सफर सिचुएशन करते और थे जाहिर सर, बात, अब जाहिर बेटर है बात, चीजें सर। जाहिर बात है, तब तो चीजें और। तो देखे ना, किसी ने पैदल जाना है तो पैदल जाते हुए रास्ते में को किसी को पकड़ ले तो कुछ अब कर नहीं सकते। जी सर, तो अब ठीक है ना, सर तो आप कोई इश्यूज नहीं है सर, का अब तो कोई ट्रांसपोर्ट बड़ा इशू, इजी हो गया सब अब कुछ तो सर, ट्रांसपोर्ट सिक्योर इजी हो गया, आपके पास मोबाइल फोन अवेलेबल है, आपके पास हर सिक्योर। तरह की जी जौन से सर। ना वो साथ फैसिलिटीज मौजूद है। जी सर। तो क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हैं? नहीं क्लियर तो अभी पूछ लो। ये जो बच्चियां मौजूद हैं, राबिया, रिमशा, सर कयास समझ में नहीं आया। कयास नहीं आता, एक दफा समझ, अभी दोबारा समझा देते हैं। कयास बेटा, कयास का आपके सामने लिखा हुआ, कयास मीन रीजनिंग बाय एनोलॉजी। रीजनिंग बाय एनोलॉजी मीन्स कि आपने कयास के बेसिकली के एनोलॉजी कहते हैं कि एक चीज को देख के दूसरे के बारे में राय देना। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या इन हिस्ट्री, जब आप 1400 साल पीछे चले जाए,
जो चीज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल या हराम डिक्लेयर किया था, उन चीज़ों को देखते हुए आज के मौजूदा असबाब के बारे में अपनी राय कायम करना, ठीक है ना। जस्ट जिस तरह अभी अवैस ने रीजनिंग की है, ठीक है, इसी तरह बाय यू कैन से प्रोडक्टिव रीजनिंग आप एक राय कायम करें, इसको कयास कहते हैं। अब क्लियर हुआ या अभी भी नहीं क्लियर हुआ? अब क्लियर हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। सबको क्लियर है? मोतिया बेटा, गर्ल ज्यादा फंसती हैं इस कॉन्सेप्ट पे, यानी खामोशी का मतलब है कि सबको क्लियर है। देयर आर 4 स्कूल ऑफ थॉट ऑफ इस्लामिक लॉ, ठीक है। 4 स्कूल ऑफ थॉट इस्लामिक लॉ के कौन से हैं बताएं? गुड मोतिया। सर इमाम मालिक, इमाम बुखारी सर ये। हाँ हाँ, इमाम बुखारी नहीं बेटा, ठीक है, ये जरा लिख लें। जी सर। इमाम आजम अबू हनीफा, जी जी इमाम बिल्कुल, अहमद बिन हंबल, वेरी गुड, इमाम एक्सीलेंट जवेद, एक्सीलेंट बेटा। सबसे पहले आ जाता है हनफी। हनफी स्कूल ऑफ शाफी, थॉट इसे कहते हैं, जो इमाम अबू हनीफा से। फिर फिका इज हम्बली बेसिकली इमाम। लॉ, ठीक है ना। उसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल से, हम्बली। ठीक है। और इमाम शाफी से ये शाफी स्कूल ऑफ थॉट, जी सर। और इमाम जाफर सादिक से जाफरी स्कूल ऑफ थॉट। इमाम मालिकी। हाँ जी, इमाम मालिक से मालिकी आ गए। अब इसमें सवाल जो सबसे ज्यादा आता है वो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, आपने रिपीटेडली पेपर में देखा भी होगा। यहाँ पे सवाल एक आता है, अल मवाता इज अ फेमस बुक ऑफ इमाम मालिक। अल मवाता के बारे में सवाल आता है कि इमाम मालिक की फेमस बुक कौन सी थी, वो अल मवाता थी। आपकी असाइनमेंट ये कि जो चारों मैंने इमाम फिक्र के आपको नाम लिखवाए हैं, इनका आपने देख लेना। देखना आपने ये बेटा कि इनकी कोई फेमस बुक्स हो जो भी इन्होंने लिखी हैं, ऑब्वियसली लिखी हैं, और इनके मज़ार कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, ये देख लेना आपने। इसके साथ ही कुछ बुक्स के मैं आपको नेम और लिखवाने जा रहा हूँ, जिनके ऑथर्स का देखना आपकी असाइनमेंट है, और ये पेपर में पूछे जाते हैं। तफसीर, कुरान की तफसीर के बारे में बात की जाए तो 2 बुक्स, वन इज तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर, एंड सेकंड इज ज़ियाउल कुरान, तफसीर इब्ने कसीर एंड ज़ियाउल कुरान। हदीस के बारे में बात करें तो सियासत्ता में जो किताबें 6, उनमें से 3 किताबों के नाम पूछे जाते हैं मोस्टली आपसे। बुखारी शरीफ, सियासत्ता में 6 किताबें। सियासत्ता मीन के हदीस की ये मोस्ट ऑथेंटिक बुक समझी जाती हैं, 6 बुक्स हैं ये, जिनमें से टॉप ऑफ द लाइन बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और मिसकात शरीफ। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मिसकात शरीफ। इसके साथ एक सवाल रिपीटेडली पेपर में देखा गया है, वो है अरबईन इज अ कलेक्शन ऑफ डैश हदीस। ये सवाल पेपर में इस अल्फाज में आता है। अरबईन बेसिकली 40 हदीस की कलेक्शन है, अरबईन नाम है इसका। उसके बाद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ियाउन नबी, ज़ियाउन नबी, और मुदारजुन नबूवत।
ज़ियाउन नबी और मदारिजुन नबूवत। इसी तरह तारीख की किताबों में तारीख तबरी, जिसका सवाल लास्ट भी FIA के पेपर में आया हुआ था कि तारीख तबरी के ऑथर कौन है, FIA असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर का सवाल था ये। तारीख तबरी तबरी इब्ने खल्दून, तारीख तबरी और इब्ने खल्दून। तारीख तबरी और इब्ने खल्दून। इसके बाद कुछ और बुक्स हैं जो अली अल्लाह से मंसूब है, जिनका सवाल आता है। सबसे पहले हजरत अली की लिखी हुई किताब है नाहजुल बलागा। नाजुल बलागा और हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको गौस पाक कहा जाता है, उनकी लिखी हुई बुक है गुनियतुल तालिबीन। गुनियतुल तालिबीन। हजरत अली की लिखी हुई बुक नाजुल बलागा, हजरत गौस पाक की लिखी हुई बुक गुनियतुल तालिबीन, और तीसरी बुक दाता गंज बख्श अली हजवेरी की लिखी हुई कशफुल माजूब। कशफुल माजूब। माजूद और माजून। माजूब बे से, माज- कशफुल माजूब। नाजुल बलागा हजरत अली की सरकार गौस पाक की गुनियतुल तालिबीन, और हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की कशफुल माजूब। इन तीनों का सवाल आपको पेपर में आता होता है। आपकी फर्स्ट असाइनमेंट ये है कि आपको ये औलिया अल्लाह वाला नाम मैंने इसलिए बता दी कि आपको इसको ज़रा ज़्यादा एफर्ट करनी पड़नी थी। बाकी जौन सा है आप या गूगल पे लिखेंगे, आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे, आपने वहां से इसको देख के याद कर लेना है। अगली क्लास में मैंने आपसे पूछना है कि ये कौन कौन सी बुक इसकी लिखी हुई है। इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। उसके बाद आ जाता है जी, जन्नतुल बकी इज सिचुएटेड इन मदीना। जन्नतुल बकी इज सिचुएटेड इन मदीना। मदीना पाक में जो कब्रिस्तान है उसका नाम जन्नतुल बकी है। जो मक्का में कब्रिस्तान है उसका नाम जन्नतुल मौला है। मदीना पाक में जो कब्रिस्तान वो जन्नतुल बकी, और मक्का में जन्नतुल मौला है। अब इसके बारे में जो सवाल आता है, जिसको हर स्टूडेंट ही तकरीबन गलत करता है, जन्नतुल बकी में कुछ इंपॉर्टेंट मज़ार हैं, उनके नाम लिख लें। जन्नतुल बकी में हजरत उस्मान की मज़ार यहाँ पे है, हजरत आयशा की मज़ार यहाँ पे है, हजरत फातिमा ज़हरा की मज़ार यहाँ पे है। ये तीन का तो सवाल
पेपर में आता होता है। हजरत उस्मान, हजरत आयशा, हजरत फातिमा तुज़ारा। एक चीज जो यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पे जो मज़ार अनवर मौजूद है, वो हजरत आयशा का हुजरा जरूर था, हजरत आयशा की मज़ार वहाँ पे नहीं है, ना ही हजरत फातिमा की मज़ार वहाँ पे। ये मज़ारें दोनों जौन सी हैं जन्नतुल बकी में ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस रोजा पाक में हजरत बकर सदीक की, हजरत उमर की ये दो मज़ारें हैं। ठीक है, हजरत उस्मान के मज़ार का रिपीटेडली सवाल एग्जामिनर पूछता है और बच्चे गलत कर देते हैं। बेटा वो मज़ार अच्छा, और जो नॉलेज हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बाकिर, इनकी मज़ार भी जन्नतुल बकी में ही है। इनका सवाल पेपर में कभी नहीं है, बट उनकी जो मज़ार है वो जन्नतुल बकी में ही है। उसके बाद जन्नतुल मौला, वो ग्रेवयार्ड जो मक्का में है, इसमें मज़ार जौन सी है वो हजरत खतीजा की है। दो सवाल जन्नतुल मौला के बारे में आते हैं। फर्स्ट कि ये ग्रेवयार्ड कहाँ पे है, और दूसरा सवाल ये आता है कि आपकी मज़ार जौन सी है हजरत खतीजा की, वो कहाँ पे है, वो जन्नतुल मौला में। और हम क्लास में आगे बेटा, और हम रिकॉर्डिंग आप बकी जन्नतुल मौला का आपको दोनों को बता दिया। अब उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट नाइट्स। लैलतुल कदर के बारे में आपने सवाल अक्सर सुना होगा। इसका दूसरा नाम लैलतुल बर्रा है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीजें। लैलतुल बर्रा मींस नाइट ऑफ फॉरगिवनेस। ये ऑड नाइट्स ऑफ लास्ट अशरा ऑफ रमजान में होती है, मतलब 21, 23, 25, 27, 29, इनमें से कोई एक रात जौन सी है वो होती है। ये जो कजाब वाला है, ये बेसिकली पनिशमेंट है 40 लैशेस 80 लैशेस की, पर इस पर कोई सवाल नहीं आया कभी। तो ये जरा थोड़े से जरा पेचीदा इश्यूज हैं, लेकिन इस तरह का कोई सवाल वो नहीं देता। मीन्स द नाइट ऑफ फॉरगिवनेस। इसके साथ साथ जो रमजान की जो 27वीं की रात है, जिसको आप लैलतुल कदर ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, दिस इज बिकॉज जो कुरान करीम है वो 27 रमजान को मुकम्मल हुआ था। पाकिस्तान भी 27 रमजान को बना था। अदर देन दैट, मेराज शरीफ की रात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात को मेराज पे गए थे, वो रात 27 रजब की रात है। उसके बाद जिसको आप शबरात कहते हैं, 15 शबान की रात, जब आपके अमाल नामे अल्लाह के सामने पेश होते हैं। सो 4 नाइट्स मैंने आपको बताई हैं। लैलतुल बर्रा जो कि रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है, कुरान की कंप्लीट होने की रात 27वीं की रात, ठीक है, मेराज शरीफ की रात 27 रजब की रात, और ये जो शबरात की रात है जब अमाल नामे अल्लाह के पास पेश होते हैं, दैट इज 15 शबान की रात। इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। सर मेराज की रात कौन सी थी? मेराज शरीफ की रात है 27 रजब की रात। 26 और 27वीं रजब की दरमियानी रात मेराज शरीफ की रात होती है।
सर लैलतुल कद्र, मिराज इसके साथ नेक्स्ट आ जाता है और इंपॉर्टेंट फरिश्ते जो उनसे, लैलतुल कद्र, मेराज शरीफ की रात, कुरान के मुकम्मल होने की रात और शबरात की रात। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। आगे आ जाता है इंपॉर्टेंट जो आपके फरिश्ते हैं जिनके बारे में आपको सवाल आता है, वो कौन कौन से हैं। पहले तो आगे किरामन कातिबीन, ये कौन है जी? तारुफ है इनसे? जो इंसान क्या अमलनामा हर लिखते हैं। हर जगह आपके साथ होते हैं, जी लेफ्ट राइट सर, बैठे होते हैं किरामन कातिबीन, शोल्डर्स पे। शोल्डर्स पे। उसके बाद जो कब्र में फरिश्ते आते हैं वो मुनकर नकीर मुनकर है। नकीर है, मुनकर, मुनकर नकीर। जी सर। ठीक है। उसके बाद चार फरिश्ते जौन से हैं जिनकी चार ड्यूटीज है, और एज पर ऑल दिस एंजल्स इनमें सबसे जौन सा इम्पोर्टेंट है या जो सबसे ग्रेटेस्ट है इन टर्म्स ऑफ रोल भी और मकाम के तहत से भी बहुत है, जिब्राइल है पहले नंबर पे, जिनका यस काम सर। अल्लाह की वही लाना। जी। उसके बाद हजरत मीकाईल, क्या करते हैं वो? हजरत मिकाइल का काम है बारिश 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 लेके आना। बादल और बारिशों के सेटअप को देख रहे हैं। हवाएं। हजरत इजराइल से तो सब वाकिफ जान है, निकालने वाले। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जान निकालने वाले, सबसे ज्यादा मसरूफ जो उनसे रहते हैं। जी जी। ठीक है। और उसके बाद हजरत इसराफील, जिन्होंने रूह एंड ऑफ फूंकने टाइम का वाले। ऐलान करना है, जिसको रूह सूर फूंकना। फूकना भी कहा जाएगा। जी सर। बिल्कुल। तो ये हो गए फरिश्ते, इसके अलावा और किसी फरिश्ते का सवाल नहीं आता, आपको बेफिक्र रहिए। क्लियर है जी सबको? यस सर। सर रूहुल आलमीन इस तरह का कोई आता है सर? आता है, वो आगे आएगा अभी। रूहुल आलमीन कौन है? तो जिब्राइल। हजरत जिब्राइल है, उनका लक़ब भी आगे आ रहा है वो भी। लेकिन मतलब इन्हीं फरिश्तों के बारे में सवाल आएगा, उसके अलावा किसी फरिश्ते का सवाल नहीं आएगा। ओल्डेस्ट मॉस्क ऑन अर्थ काबतुल्लाह, म्यूट रखें यार। ओल्डेस्ट मॉस्क ऑन अर्थ कौन सी है? वो काबतुल्लाह। और दिस ओल्डेस्ट मॉस्क इन मदीना कौन सी है? मस्जिद मस्जिद अक्सा। कुबा। मस्जिद अक्सा के मस्जिद मस्जिद कुबा? कुबा। मस्जिद कुबा। ठीक है। तीसरा जो सवाल मस्जिद के बारे में, जो मस्जिद मुनाफिकीन ने बनाई थी उसका नाम क्या था? मस्जिद ज़िरार। मस्जिद ज़िरार। मस्जिद ज़रार, जिसको शहीद करने का भी हुक्म दिया गया था। तो तीन सवाल मस्जिदों के हो गए। ओल्डेस्ट मॉस्क ऑन अर्थ, ओल्डेस्ट मॉस्क इन मदीना, एंड जो मस्जिद मुनाफिकीन ने बनाई थी मस्जिद ज़रार, ये कहाँ पे थी? ये मदीना पाक में थी। मस्जिद ज़रार जो उनसे थी मदीना पाक में इन्होंने बनाई थी। कलमे के नाम आप सबको पता है, किबला मीन एनीथिंग इन फ्रंट। अच्छा, मस्जिदें बल्कि दो तीन और भी यहीं इकट्ठी लिख लें, इन्हीं में नाम। जिस मस्जिद में किबला चेंज हुआ था, मस्जिद किबला तैन, ये मदीना पाक में मौजूद है। उसके बाद जिस मस्जिद से हज का खुतबा दिया जाता है उसका नाम मस्जिद नमरा है। और जिस मस्जिद में हजरत अली को शहीद किया गया था मस्जिद कूफा थी। ये अब लास्ट एक पेपर हुए थे, पता नहीं कौन सा पेपर था, उसमें ही सवाल था, और प्रोबेबली ज्यादातर लोगों ने गलती किया होगा। रिपीट कर दे काइंडली। मस्जिद किबला तैन, जिसमें किबले चेंज हुआ था, किबला चेंज होने का इंसिडेंट पता है ना आपका? पहला किबला था वो मस्जिद अक्सा था, जिससे उसका सजदों का रुख तब्दील करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि ये बैतुल्लाह शरीफ जो प्रेजेंट आपका किबला यहाँ को होना चाहिए। तो वहाँ जिब्राइल आ गए कि मेरे हबीब, अल्लाह फरमाते हैं जिधर तू राजी हम काबा ही उधर फेर देते हैं।
उसके बाद मस्जिद अक्सा की वजह से ये भी इंपॉर्टेंस है कि मिराज शरीफ का सफर आपने मस्जिद अक्सा से शुरू किया था। और हज का खुतबा मस्जिद नमरा से दिया जाता है। मस्जिद नमरा, और ये सिर्फ हज में ही खुलती है। उसके बाद जिस सर मस्जिद में हजरत अली को मुनाफिकीन शहीद जी मुनाफिकीन वाला क्वेश्चन था, अभी अपने डिस्कस किया अर्लियर। मुनाफिकीन वाले जो मुनाफिकीन ने जो मस्जिद बनाई थी वो मस्जिद ज़रारत थी, मदीना पाक में बनाई गई थी, और इसको शहीद करने का हुक्म दिया गया था, जिसको बाद में शहीद कर दिया गया था। राइट सर। हजरत अली की शहादत जिस मस्जिद में हुई थी वो मस्जिद कूफा थी, जो कूफा में मौजूद थी। हजरत उमर को किस मस्जिद में शहीद किया गया था? हजरत उमर को शहीद जौन सा था, करने वाला कौन था? अब्बू लोलो। अबू लोलो फिरोज। अबू लोलो फैसल। अबू लोलो फिरोज उसका नाम था उस लाइन का। और ये मदीना पाक का इंसिडेंट है, लेकिन मस्जिद का नाम इसमें अनडिक्लेयर्ड है। मतलब कोई एक आपको नाम ऐसा नहीं मिलता जिसको आप लेते हैं, लेकिन बेसिकली मदीना पाक का इंसिडेंट था। हजरत अली का लोग इसलिए कंफ्यूज करते हैं, सवाल भी इसलिए देता है क्योंकि ये कूफे का इंसिडेंट था। मस्जिद कूफा बेसिकली को मस्जिद का नाम नहीं था, लेकिन वो कूफे में मस्जिद थी, इसलिए मस्जिद कूफा उसे कहा जाता है। लेकिन ये इंसिडेंट कूफा में हुआ था, इधर मदीना में नहीं हुआ था। उसके बाद जो अपना रिलीजन चेंज करता है उसको सहाबी कहते हैं। यानी कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के रिलीजन चेंज कर रहा है, उसको हम सहाबी कहते हैं। जिसने सहाबा को देखा है वो ताबईन कहलाते हैं, और जिसने ताबईन को देखा है वो तबा ताबईन कहलाते हैं। जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के इस्लाम से कबूल किया वो सहाबी, जिसने ताबईन। श्योर सर। नेक्स्ट आ जाता है सिदरातुल मुंतहा। सिदरातुल मुंतहा इज अ लास्ट ट्री जो 7 आसमानों से ऊपर आता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पे गए थे तब आपने बताया था कि 7 आसमानों से ऊपर एक दरख्त है जिसको सिदरातुल मुंतहा कहते हैं। जाबी इज वन हु कलेक्ट ज़कात। जो ज़कात कलेक्ट करता है उसको हम जाबी कहते हैं। ज़कात के टोटल मुसारिफीन कितने? एटर्निटी का क्या मतलब है? The क्या? tree of eternity. 7 मुसारिफ हैं टोटल। ये लास्ट ट्री मतलब जब खत्म हो जाता है आसमानों से भी ऊपर जो सा है, लास्ट ट्री जो आता है वो ये है। इसका मतलब ये है 7 आसमानों से ऊपर जो मकाम है दैट इज सिदरतुल मुंतहा। अच्छा, ज़कात के मुसारिफ कितने जी? 7 मुसारिफ हैं। बल्कि ज़कात को सर 7 है या 8 है? 8 हैं, 8 8 है, बेसिकली 8 है, 8। लेकिन ज़कात को ज़कात में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फर्स्ट कलेक्शन ऑफ हदीस थी सहीफा सादिका। ये मैं लिखवाना आपको हदीस में भूल गया था। वो हदीस की जो हेडिंग दी है आपने पेज पे, वहाँ ये भी लिख रहे हैं सहीफा सादिका। सेइंग ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज वही गैर मतलू। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, कि मेरा नबी अपने पसंद की बात भी नहीं करता, वही करता है जो वही इलाही होता है। तो वही गैर मतलू इज सेइंग ऑफ अली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और इसी तरह हदीस कुदसी, जो कुरान की आयत नहीं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने फरमाया है, जिसमें एक बहुत ही लेसन हमारे लिए जो एक मेन हदीस आपको मिलती है, ऐ इब्ने आदम, एक वो है जो तेरी चाहत है और एक वो वो है जो मेरी मेरी चाहत। चाहत है। होगा तो वही जो मेरी चाहत है, बस तू सपुर्द कर दे अपनी चाहत को मेरी चाहत के, फिर वो भी होगा जो तेरी चाहत है और वो भी होगा जो मेरी चाहत है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हदीस, जिसको अगर इंसान अमल कर ले तो जिंदगी आसान हो जाती है। मेहनत करें, तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे करें, बिकॉज अजर देने वाली ज़ात उसकी है। तो हदीस की दो इकसाम, वही गैर मतलूक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसे कहा जाता है, और उसके बाद हदीस कुदसी जो अल्लाह ने कहा, और उसके बाद हदीस किस्सा किसे कहते हैं? डोंट आइडिया। किसी को जो आइडिया नहीं आप है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल से जाहिर हो। हदीस किस्सा किसी को नहीं आइडिया? नहीं हदीस, सर, जो इमाम के बारों में बताते हैं, मतलब नहीं वो तो मुझे कंजुल समझ। ईमान से वो तो लगा। हदीस किस्सा बेसिकली वो हदीसें जो अहले बैत की शान में, जी यानी आले मोहम्मद सा जो पंजतन पाक थे उनकी शान में जो हदीसें, उनको हदीस किस्सा कहा जाता है। ईमान मुफस्सिल में 7 बिलीव्स हैं, सवाल पेपर में कभी नहीं आया। 4 एंजल्स का आपके साथ जिक्र खैर हो चुका है। ग्रेटेस्ट एंजल एज पर इस्लाम हजरत जिब्राइल, ये भी हम कर चुके हैं। ईच ह्यूमन बीइंग इज परमानेंटली, जो 2 एंजल्स आपके साथ मौजूद हैं, इनका भी जिक्र खैर हो चुका है। बरज़ख कहा गया जी, बरज़ख इज अ टाइम पीरियड बिटवीन डेथ एंड द डे ऑफ जजमेंट। डेथ एंड द डे ऑफ जजमेंट मीन्स कि जब इंसान की रूह निकल जाती है तो टिल द डे ऑफ जजमेंट वो रूह जौन सी वो आलम बरज़ख में होती है। इसके साथ ही एक जगह जिसका नाम आलम बाला है, जिसपे जो औलिया अंबिया सालहीन हैं, नेक बंदे हैं, उनकी अरवा आलम बाला में मौजूद होती है। Another name of Surah Al-Isra is Bani Israel। ये यहाँ पे सवाल बनता नहीं, बेसिकली कुरान के पार्ट का था, लेकिन चले एक सवाल यहाँ पे आ गया, इसका हमने जिक्र खैर कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर से किसी का कोई सवाल है तो यू मे आस्क नाउ। कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ ना आई हो किसी को भी? सबसे एंड पे खुरम बेटा आपने ज्वाइन किया है, आपने भी इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुननी है, तो जो स्टार्टिंग का आपका हाफ आवर का लेक्चर मिस, कोई सवाल तो नहीं किसी का? आगे स्टार्ट करें। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, वो इंटरनेट इशू है शायद। अब क्लियर आ रही है? जी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक की मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो यहाँ पे एडी लिखा हुआ है, ये एडी क्या है? सबसे पुराना जो कैलेंडर फॉलो किया जाता है दैट वाज बीसी कैलेंडर। बिल्कुल, बीसी मीन बिफोर क्राइस्ट, यानी कि हजरत ईसा से पहले के टाइम पीरियड को रेफर करते हुए आप बीसी जो है ये फॉलो करते हैं। उसके बाद एडी कैलेंडर आता है आफ्टर डेथ, यानी कि हजरत ईसा की डेथ के 571 ईयर्स के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तब 22 अप्रैल डेट थी। क्लियर है? जी सर। अब एडी और बीसी के बाद जो एक कैलेंडर स्टार्ट होता है आपका, दैट इज नबवी कैलेंडर, जिसको नबूवत के साल के हिसाब से रेफर किया जाता है। 40 साल
की एज में आपने जब ऐलान नबूवत किया, मतलब 571 प्लस 40, अवैश बेटा म्यूट रखें, 571 प्लस 40 यानी कि 611 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, और उसके बाद जो कैलेंडर फॉलो होता था दैट वाज नबवी कैलेंडर। जी सर। नबवी कैलेंडर जौन सा था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के कितने साल मदीना मक्का में गुजारे हैं? 13 साल सर। कितने साल गुजारे हैं? सर 53। 50, मतलब 53 ईयर्स में आप वहां से जौन से हैं वो आगे मदीना पाक हिजरत की है। सो जो आपने 13 जिस सेंस में कहा, मीन्स के जो नबूवत के 13 साल थे आपने वहां पे गुजारे, यानी कि 611 प्लस 13 इज इक्वल टू 624 AD, यानी कि 624 तक जो नबवी का टाइम पीरियड है। उसके बाद आपने जब हिजरत की तो उसके बाद आपका जो कैलेंडर शुरू हुआ दैट वाज प्रेजेंट हिजरी कैलेंडर, जिसका 1443 हिजरी चल रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? सर प्लीज दोबारा कहते हैं, सही समझ नहीं आई। नो प्रॉब्लम। फर्स्ट कैलेंडर आपका जौन सा जो सबसे पुराना कैलेंडर है BC, बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा से पहले वाला। उसके बाद जो आपका कैलेंडर शुरू हुआ वो AD कैलेंडर है। हजरत ईसा की डेथ के बाद को आप रेफर करते हैं AD से, आफ्टर डेथ, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 22 अप्रैल को हुई है। ये तो समझ आ गई सबको? यस सर। अब इससे आगे 40 साल की उम्र में आपने ऐलान नबूवत किया है, तो आपके जो आगे डेट्स आएंगे वो नबवी कैलेंडर फॉलो किए जाएंगे। जस्ट लाइक मेराज शरीफ का इंसिडेंट 10 नबवी में हुआ, यानी कि नबूवत के 10वें साल। ठीक है, उसके बाद जब आपने हिजरत कर ली तो आपका जो इस्लाम का कैलेंडर स्टार्ट हुआ वो हिजरी कैलेंडर है, जो कि अभी तक आपका चलता आ रहा है, जिसकी 1443 हिजरी में हम आजकल बैठे हुए हैं। ये बात क्लियर हो गई? यस सर, थैंक यू सर। अब वो जरा सवाल थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको देता है इस डेट को AD में कन्वर्ट करके। तो मैंने आपको वो बताया 571 AD को आपकी वलादत हुई है, 611 AD को आपने ऐलान नबूवत की है, और 624 AD को आपने मदीना पाक हिजरत कर ली है, और आपका प्रेजेंट जो कैलेंडर है वो शुरू हुआ। बात क्लियर हो गई? कंफ्यूजन है भी कोई? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला, वालिदा का नाम हजरत आमना, रिलीजन मैंने आपको उनका बता दिया, दीन हनीफ, दीन इब्राहिम पे थे। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर, ठीक है, वही अब्दुल मुन्नाफ। ये सवाल आते नहीं पेपर में ये सारों को। इनमें से जो सवाल आपके पेपर में आता है ना बेटा, वो सवाल आता है कि आपकी जो फॉस्टर मदर है वो कौन थी। मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस हजरत सर। हलीमा, हलीमा हजरत साहब। हलीमा, हजरत हलीमा। हाँ मोतिया बेटा, आपका नेट का इशू ना हो, रिकनेक्ट कर ना लेंगे, सर, एक आई बार छोड़ थिंक के दोबारा आपका कनेक्ट आज कर। इंटरनेट का इशू है, बार बार ना आवाज कट रही है। सर ये इंटरनेट कंट्री वाइड ही खराब है सर। अच्छा, कंट्री वाइड ही खराब है, चलें कोई इशू नहीं। अगर तो रिकॉर्डिंग से काम चल गया तो ठीक है, दोबारा भी लेक्चर कहेंगे, दोबारा हो जाएगा, परेशान नहीं होना। नहीं सर, थैंक इसके यू पास वेरी मच सर। रिकॉर्डिंग है, कोई इशू नहीं। बस ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपके पास पिछली भी आ जाएगी, प्रेजेंट भी आ जाएगी। अगर अब जी प्रेजेंट सर। में कोई हो तो आप पिछली सुन सकते हैं। जी सर। अच्छा, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर मदर हजरत हलीमा, इनका सबको पता है। सवाल वो जो यहाँ पे देता है वो देता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोस्टर ब्रदर एंड सिस्टर का नाम क्या था? क्या था? क्या था? शीमा जॉनसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर सिस्टर, और अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोस्टर ब्रदर। वेरी गुड मोतिया। शीमा नाम था फोस्टर सिस्टर का। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कहीं आएगा, भी आ गया। ये सवाल दो हैं जो इधर से आते हैं, इस पोर्शन से।
उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू तालिब के साथ सीरिया गए शाम तिजारती काफिले में, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हजरत खतीजा से निकाह हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल, हजरत खतीजा की 40 साल थी। 40 years। ठीक है, और हजरत खतीजा के पहले से 2 बच्चे भी मौजूद थे। फिर आ जाता है इस्लाम सबसे पहले कबूल किसने किया, तो ओवरऑल सबसे पहले इस्लाम कबूल हजरत खतीजा ने किया। अगर इसको लिया जाए कि मैंस एंड वुमेन्स में, तो मैंस में सबसे पहले हजरत अली ने किया है और वुमेन्स में हजरत खतीजा ने किया है। सर अली नहीं सर, हजरत अबू बकर सर, बच्चों नहीं में नहीं सर नहीं, पता क्या, वो आगे हम मैन को डिवाइड करते हैं चाइल्ड में और यंगर्स में। ये देखिएगा अभी, ये देखें, वो फिर हम ऐसे लिखते हैं कि हजरत अबू बकर जौन से थे उनकी एज ज्यादा थी, वो बड़ों में, और बच्चों में हजरत अली में, उसको हम ऐसे करते हैं। अगर वो आपको इसको कंफ्यूज करने में हजरत अबू बकर का नाम ही ना दे और नाना फुफाफ दे दे, तो उस खाते में नहीं जाना आपने। जनरल कैटेगरी में अगर मेल और फीमेल की बात की जाए, तो मेल्स में सबसे पहले इस्लाम कबूल हजरत अली ने किया है और फीमेल में हजरत खतीजा ने किया है। ओवरऑल सबसे पहला इस्लाम हजरत खतीजा ने कबूल किया। अगर वो उसको एल्डर और चिल्ड्रन में डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो बड़े थे, बड़ों में हजरत बकर ने किया है और बच्चों में हजरत अली ने किया है। ये बेसिकली वो कंफ्यूज करता है आपको पेपर में। अगर सर वो दोनों ऑप्शन दे दे, हजरत अली और हजरत अबू बकर, तो फिर हम कौन सा लगाएं सर? वो फिर वो मेल नहीं लिखेगा, फिर वो लिखेगा मैन। मैन में तो सर फिर हजरत अबू बकर मैन हुए में ना। तो बकर को लिखेंगे ना। अगर वो मेल लिख देता है, वो मेल और फीमेल में कंफ्यूज करता है ना आपको। मेल और फीमेल में आपको पता होना चाहिए कि फीमेल में हजरत खतीजा सबसे पहले, मेल में हजरत अली सबसे पहले, फिर आगे उनको आप चिल्ड्रन और मैंस में जौन सा है वो हजरत बकर हजरत अली कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का सबसे पहले इकरार किसने किया, या नबी होने के सबसे पहले गवाही किसने दी? सो ही वॉज वर्का बिन नौफल, जो कि हजरत खतीजा की फैमिली से था। वर्का बिन नौफल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटे और 3 बेटियां। औलाद सिर्फ एक ही चली, हजरत फातिमा ज़हरा, जिनकी औलाद आगे सादात कहलाई, इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद। पहली वही जौन सी है वो एट द एज ऑफ 40 आई है। सेकंड वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट हजरत जुबैदा। थर्ड वाइफ का सवाल सबसे ज्यादा आता है, वो हजरत आयशा थी। जब हिजरत की मदीना पाक एडी का वो सवाल जो भी हम कैलकुलेट कर रहे थे, 622 एडी, हजरत हलीमा वाला पोस्ट। उसके बाद हजरत हलीमा जो फोस्टर मदर वाला मैंने आपको बता चुका हूँ। इधर ही वो शीमा और अब्दुल्ला वाला, ये देखें। सर इसके ऊपर ये सर बिसाइड जो हजरत थी सर हलीमा वो, होली प्रॉफिट मसलूम हाँ सैड ये भी जा रहे हैं, इस पे तो जा रहे हैं, ये अभी आगे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सर हिजरत जो थी वो 624 में थी या 622 में? क्या कह रही? हिजरत बेसिकली जो हमने कैलेंडर वाइज कैलकुलेटर किया है ना, वो 624 620। बना है। नहीं, 624 बना है कैलेंडर वाइज जो हमने कैलकुलेट किया है, ये ऐड करके। वैसे जो हिजरत का एडी के ईयर आपको किताबों में मिलता है, वो कहते हैं 622 या 624 में हिजरत की है एडी के हिसाब से। फिर तो सर 51 साल हुए ना एज, 53 तो नहीं होती। नहीं, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना ना खुद। बेसिकली जो हमने कैलकुलेट किया वो ठीक है, वो 624 ही जो मैंने आपको बताया। मोस्टली बुक्स में तो 62 सिक्स लिखा होता है। वो 62 लिखा होता है, वो फिर एडी कैलेंडर को कह रहे होते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत या इस साल में हुई या इस साल में, वहां से आगे पीछे कर रहे होते हैं। मतलब हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में कई चीजों की 2-3 फिगर्स मिल रही हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि 53 ईयर ऑफ एज में जो आपका इस्लामिक कैलेंडर है उसके मुताबिक आपकी वहां हिजरत हुई है, ये कंफर्म है।
अच्छा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा के साथ साथ उम्मे ऐमन को भी जौन सा है वो अपनी मुंह बोली रज़ाई माँ का लक़ब दिया है। वैसे जो फोस्टर मदर हैं उनमें जो आपको नाम मिलते हैं वो हज़रत हलीमा, हज़रत सोबिया और हज़रत खौला, ये मिलते हैं। ये हज़रत सोबिया जो आपको नाम मिलता है ये बेसिकली वो थी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चचा जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, अबू लहब, उसकी कनीज़ थी। और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर आके अबू लहब को सुनाई तो उसने 2 उंगलियों के इशारे से इस कनीज़ को आज़ाद किया। तो आप फरमाते हैं कि उसने मेरी विलादत की खुशी मनाई और इस वजह से अल्लाह ने उसको, काफिर भी चाहे मरा है लेकिन उसकी पीर के दिन उसकी एक उंगली से जन्नत की हवा और दूसरी उंगली से मीठा पानी आता है। हज़रत हलीमा, सोबिया, खौला, इनके साथ साथ आपने जिनको खुद कहा वो उम्मे ऐमन थी, जिसको आपने कहा कि ये मेरी रज़ाई माँ का दर्जा रखती। देन 4 हो गई टोटल्स। 4 अच्छा जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 6 साल बाद हज़रत आमिना की डेथ हुई है। हज़रत हलीमा ने 4 साल तक आपको लुक आफ्टर के ये सवाल नहीं आता। हजर असवद इंसिडेंट का मैं आपको बता चुका हूँ, जो सबसे पहले हमने हजर असवद के साथ किया वो ये सवाल। गुलामों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत बिलाल ने कबूल किया था। वाइफ ऑफ अबू लहब, वही जो आपकी चच्ची थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कचरा फेंकती थी, कंडे फेंकती थी एट द 4th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, वो अबू लहब की वाइफ थी। हजरत अरकम का मैं आपको बता चुका हूँ, उनका घर जो सा इस्लामिक टीचिंग के लिए यूज होता था। बनु हाशिम का बाईकाट जो सा है वो 7th नबवी में हुआ है। नबूवत के 7वें साल अरब वालों ने बनु हाशिम का बाईकाट कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए हैं आसमान पे, तो 7 आसमानों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस किस नबी से मुलाकात हुई, ये वो लिस्ट आपके सामने है। इसमें सवाल जो ज़्यादा आता है वो चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस का और हज़रत मूसा का आता है कि चौथे आसमान पे किससे मुलाकात हुई, वो हज़रत इदरीस थे, और छठे पे किससे, हज़रत मूसा थे। हज़रत इदरीस पेशे के लिहाज से क्या थे जी? बढ़ाई। दर्जी। एक टीचर। हाँ, दर्जी 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 दर्जी। जी सर, दर्जी। हजरत मूसा का जो इम्पोर्टेंट रोल है, जो ये नमाज कम हुई है मेराज शरीफ पे, पहले 50 नमाजें थी, फिर वो कम होती होती 5 पे हुई हैं, वो अब हजरत मूसा के पास आते थे और वापस जाते थे, तो नमाजें कम हुई। यहाँ पे हम ब्रेक लगा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमसे हमारा ये यहाँ से स्टार्ट होगा, बच्चों याद रखना है आपने। अलकस्वा। यस सर। अब कोई सवाल यहाँ तक किसी का? टीचिंग मेथडोलॉजी ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको मैं लिखवा भी रहा हूँ, साथ साथ बता भी रहा हूँ। इंशाल्लाह इन दिस वे आपको लेक्चर के दौरान ही चीज़ें याद हो जानी। क्या ख्याल है? जी सर। कोई सवाल तो नहीं जी? नहीं सर, ओके। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्लास एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।